जय हिंद एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट अवर सेकेंड लेक्चर ऑन ज्योग्राफी, जो कि सीडीएस और एफकेट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले लेक्चर में हमने यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। राइट, क्लियर है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके अंदर के डिस्टर्बेंसेस, एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस, या फिर हम अर्थक्वेक की बात करें, वॉल्केनोज की बात करें, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेयर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से भी हम 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ अपने सीडीएस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट है। अब बात करते हैं, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि अर्थ के अंदर क्या चल रहा है भैया। अर्थ के अंदर क्या चल रहा है, जो हमारी प्लैनेट अर्थ है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे फिनोमेना को पढ़ते हैं। तो 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं जो कि इसको गवर्न करते हैं। एक तो वो फोर्सेस जो बाहर की तरफ लगते हैं, और एक वो फोर्सेस जो अंदर लग रहे होते हैं। राइट, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इन दोनों ही टाइप के फोर्सेस से मिला करके क्या क्या चीजें अंदर हो रही हैं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है सर, उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रहा है, प्रेशर में क्या वेरिएशन आ रहा है, और साथ ही साथ डेंसिटी में क्या वेरिएशन आ रहा है। राइट, क्लियर। अब इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं सर? कुछ तो डायरेक्ट सोर्सेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। डायरेक्ट सोर्सेस क्या है सर? जो कि हम कभी भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे कि रॉक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस। जो सरफेस पे रॉक्स हैं वो किसी ना किसी टाइम पे अंदर से ही आए हैं या आए होंगे। ठीक है, कई बार मोल्टन लावा जो है वो बाहर आता है, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है और रॉक्स का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो उनको जब हम स्टडी करते हैं, उनके अंदर क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कौन सा एलिमेंट है, कौन से मेटल्स हैं, इससे हमें बहुत सारी चीजें जानने को, समझने को मिलती हैं। देन माइनिंग। ठीक है, डीप माइंस गिव सैंपल्स फ्रॉम बिलो द सरफेस। अब जब हम माइनिंग करते हैं कहीं पे भी, कई बार वो माइनिंग किसी और चीज के लिए की जाती है, वहां से भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। कई बार हमें ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए माइनिंग करते हैं। राइट, तो माइनिंग से हमें बहुत सारी चीजें यहां पे समझने को मिलती है, क्योंकि वहां से जब हम माइनिंग करते हैं तो नीचे से जो भी मटेरियल मिलता है, चाहे वो रॉक्स के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो या फिर गैसेस फॉर्म में हो, राइट, उससे बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज ड्रिलिंग। बोर होल्स प्रोवाइड मटेरियल फ्रॉम डीपर। अब जितना ज्यादा हम नीचे ड्रिल करेंगे उतना हमें मटेरियल मिलेगा। राइट, उस मटेरियल को स्टडी करके, उस लेयर ऑफ सॉइल को स्टडी करके, लेयर ऑफ रॉक को स्टडी करके हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड देन वॉल्केनोस। जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अभी रिसेंटली इजिप्ट में आपने देखा होगा, तो मैग्मा या लावा जो है वो अंदर जो मटेरियल है उसको लेकर के बाहर आता है। जब वो मटेरियल बाहर आता है उसको हम स्टडी करते हैं, तो वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या क्या है सर? जैसे मीटियोराइट्स। ठीक है, अब मीटियोराइट्स को ऐसा माना जाता है कि इनका जो कॉम्पोजिशन है वो अर्थ के इंटीरियर के ही जैसा है, क्योंकि जब बहुत पहले बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जब एक्सप्लोजन हुआ होगा तो सबका जो पेरेंट मटेरियल है वो एक ही है। तो जो अर्थ के अंदर है वही मीटियोराइट्स में भी है। तो उनको स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं। देन अर्थक्वेक वेव्स, जो सीज्मिक वेव्स होती हैं, उनकी स्पीड, डायरेक्शन, इससे भी हमें पता चलता है कि कहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। ठीक है, इसके वेरिएशन से भी हमें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। एंड देन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज आर द इनडायरेक्ट सोर्सेस। राइट, अब इंटीरियर की अगर हम बात करें, जो हम अगर अर्थ के लेयर्स की बात करें, जो हमारा अर्थ है, अर्थ बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। राइट, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। राइट, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है, जो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है, जहां पे आप और हम खड़े हैं, जहां पे बैठ करके मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और जहां पे बैठ करके या खड़े होकर के आप ये लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, उस जगह पे, उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे अर्थ के सरफेस पे हो रही हैं वो सब क्रस्ट पे ही एक्चुअली हो रही हैं। राइट, पॉइंट नंबर 1। नाउ द सेकेंड लेयर इज मैंटल, जो मिडिल लेयर है, जो कि सेमी सॉलिड इन नेचर है और
क्रस्ट से काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है, ये क्रस्ट से काफ़ी ज़्यादा नीचे तक एक्सटेंड करती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज मैंटल, राइट, दिस इज नोन एज मैंटल। और सबसे नीचे की जो लेयर है, सबसे अंदर की जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है और मोस्टली मेटेलिक है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है, वेरी डेंस एंड मोस्टली मेटेलिक कोर। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, राइट। चलिए, तो ये हमारी लेयर्स हो गई, 3 लेयर्स हैं। अब हम क्रस्ट की बात करते हैं। तो सर जो क्रस्ट है वो आउटर मोस्ट लेयर है, सॉलिड लेयर है, जैसा कि अभी हमने देखा सबसे बाहर की तरफ है। 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। अब देखो, जो हमारा यहाँ पे अर्थ है, अर्थ में 70% से भी ऊपर जो है वो तो ओशंस है, राइट, क्लियर है। तो जहां जहां कहीं पे भी ओशन है, लेट्स से अगर हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें, राइट, तो ऑलमोस्ट 70% जो एरिया है दैट इज ओशन, राइट, और रेस्ट जो 30% है उसमें हमारा लैंड मास है, ठीक है, चाहे माउंटेन्स हो, डेजर्ट्स हो या फिर प्लेन्स हो। तो जो ओशनिक क्रस्ट है, जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है वो लगभग 5 to 30 किलोमीटर थिकनेस है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 50 to 70 किलोमीटर की उसकी थिकनेस होती है, राइट, क्लियर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा सा लाइट और थिक होता है, जबकि ये डेंस और थिन होता है, कौन सा, ओशनिक क्रस्ट, राइट। जहां पे ओशन है वहां भी तो नीचे कहीं जमीन होगी, और जहां पे लैंड है वहां तो है ही, ठीक है। तो 2 टाइप का क्रस्ट होता है यहां पे, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। अब इसमें से जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी, अभी हम डिसकंटिन्यूटी उसको आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर हर साल तो नहीं बट ऑल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी होती है सर जो बाउंड्री होती है अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, ठीक है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। जो हमारा क्रस्ट है उसमें क्या क्या है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो Si फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम, इसको सियाल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सियाल भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका क्रस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मैंटल की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मैंटल, तो मैंटल के केस में ये क्रस्ट के जस्ट नीचे लाई करता है और कोर के ऊपर लाई करता है, ठीक है। ये क्रस्ट के नीचे लाई करता है और कोर के ऊपर लाई करता है सर, ठीक है। फिर कहां तक एक्सटेंड करता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी तक, राइट। जो अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज होती हैं उनमें से एक कॉनराड भी है, उसमें मोहो भी है, लेमन भी है। तो ये जो क्रस्ट है, मैंटल है, ये हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी तक एक्सटेंड करता है। लगभग डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर। इस डेप्थ तक ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, राइट, क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद लगभग 84% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम जो है वो अकेले मैंटल के पास है। 84% के आसपास टोटल वॉल्यूम मैंटल। अच्छा, कोर के क्रस्ट के पास कितना है, अराउंड 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम क्रस्ट के पास नहीं है, मैंटल के पास लगभग 84% है, और बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो 16% के आसपास वो कोर के पास है, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो ये आपका क्रस्ट हो गया। फिर मैंटल, अब यहां पे जो कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैग्नीशियम एंड आयरन है, Si, ठीक है, एंड मैग्नीशियम, राइट, क्लियर। सिलिकॉन के अलावा सिलिकेट मिनरल्स रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, तो सीमा इसको हम बोलते हैं, राइट। टेम्परेचर लगभग 1000 से 3700 डिग्री सेल्सियस तक। अपर मेंटल और क्रस्ट को ही हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट तो पूरा का पूरा, और जो मेंटल का अपर पार्ट है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं, राइट, क्लियर है, क्लियर। चलो, टेम्परेचर हाई होता है जैसे कि हमने देखा। अच्छा, यहीं पे आपको कन्वेक्शन करंट्स भी देखने को मिलते हैं। जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वो इसी वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे, इट लाइज एस्थेनोस्फीयर, जो कि पार्शियली मोल्टन होता है, और प्लेट मूवमेंट में, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अगर मेंटल में मूवमेंट होता है, इट अकर्स ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स ड्राइविंग प्लेट टेक्टोनिक्स, राइट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, यहां पे आपको ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है, राइट। चलिए, अच्छा, ये जो कोर क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट का ये तो अपर लेयर में सियाल मिलती है, और जब हम थोड़ा सा लोअर लेयर में जाएंगे तो हमें सीमा भी देखने को मिलती है। सीमा मतलब कि सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम, राइट। चलिए, अब बात करते हैं कोर की, ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और हॉटेस्ट लेयर है अर्थ की। 2900 किलोमीटर के आसपास से लगभग शुरू होती है और लगभग 6371 किलोमीटर जहां तक एंड है, जो सेंटर है, ऑलमोस्ट वहां तक ये जाती है। मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, नाइफ इसके लिए बोलते हैं, NiFe, Ni फॉर निकल, Fe फॉर फेरस यानी आयरन। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, अप टू 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस, एंड वेरी हाई प्रेशर। ऑब्वियस रीजन है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मास है वो इकट्ठा हो जाता है इसके ऊपर। आउटर कोर जो कि लिक्विड है और इनर कोर जो कि सॉलिड है, इसमें डिवाइडेड है। आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू इनॉर्मस प्रेशर, राइट। तो ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, और ये कहां तक एक्सटेंड करती है? ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी तक, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, एक्सटेंड्स टिल ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिसकंटिन्यूटीज कौन कौन सी हैं? डिसकंटिन्यूटीज होती क्या है? पहले तो ये वो ट्रांजिशन जोन्स हैं जहां पे स्पीड, डायरेक्शन या फिर नेचर ऑफ सीज्मिक वेव चेंज होता है, ठीक है। और हमें एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन जोन होता है जिसके ऊपर और जिसके नीचे आपको अलग अलग नेचर देखने को मिलेगा हमारे अर्थ के इंटीरियर का, राइट। क्लियर? तो जैसे सबसे ऊपर होती है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, राइट, यहां पे। उसके बाद मोहो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। फिर रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। फिर ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, और लास्ट में लेमन डिसकंटिन्यूटी है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, ठीक है। लास्ट वाले को बैरिस्फीयर बोलते हैं, उसके ऊपर मीजोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, राइट। सो इट इज लाइक दिस, ये अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज हैं, ठीक है। ये आपको मॉडल अर्थ का दिख रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ द अर्थ लुक लाइक्स। अगर हम नीचे की बात करें, यहां पे आपको अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज देखने को मिल रही हैं, राइट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जिसको कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में लेकर के आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या प्रपोज किया था? दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स वेयर वंस जॉइंड इन अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल पैंजी, ठीक है। पहले सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, या फिर एशिया हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या अंटार्कटिका हो, ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक ही जगह पे जुड़े हुए थे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि इट लेटर ब्रोक इनटू, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हुआ। लॉरेशिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट था पूरे सुपर कॉन्टिनेंट का, पैंजी का। गोंडवाना लैंड जो कि सदर पार्ट था, ठीक है, साउथ में गोंडवाना लैंड था, ठीक है। और कॉन्टिनेंट्स जो है एक दूसरे से दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट, ठीक है, टू प्रेजेंट पोजीशंस। जैसे कि अभी आज के डेट में आप देखोगे तो आपको यहां कहीं पे नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, इधर साउथ अमेरिका दिखेगा, इधर आपको अफ्रीका दिखेगा, राइट, इधर आपको यूरोप दिखेगा, यहां आपको एशिया दिखेगा, यहां आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, यहां पे आपको अंटार्कटिका दिखेगा, ठीक है। तो ये करंट डे पोजीशन है, राइट। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है इनका। तो पहले ये सब एक साथ हुआ करते थे, फिर कुछ ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ जिससे कि दिस सुपर कॉन्टिनेंट ब्रोक, और उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया एंड साथ में गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब इसका जो एविडेंस दिया वेगनर ने वो क्या दिया? जिग्सॉ फिट। सबसे पहले जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना, आप उनको देखो, जैसे अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ये आपस में जिग्सॉ फिट बनाते हैं। मतलब जो साउथ अमेरिका है कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो अफ्रीका जो है जो इस तरीके से है। कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में जाएंगे तो फिट हो जाएंगे, राइट। उसी तरीके से फॉसिल की सिमिलैरिटीज आपको जो आप कह सकते हैं कि फॉसिल्स ब्राजील में मिलेंगे वही अफ्रीका में भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये किसी न किसी टाइम पे एक साथ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि फॉसिल्स का बनना लाखों साल करोड़ों साल का फिनोमिना है, ठीक है। फिर रॉक स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी, राइट, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो हॉट रीजन्स में प्रेजेंट हैं, इन सब से ये पता चलता है कि किसी न किसी टाइम पे ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में एक ही जगह पे रहे होंगे, ठीक है।
लेकिन साथ में इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि विग्नर कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्स दैट मूव्स कॉन्टिनेंट्स। जो थ्योरी है वो अभी भी इनकम्प्लीट है कि क्यों ये मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई 1960s में। अर्थ के लिथोस्फीयर को ऐसा बोला गया कि इट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लस सेवरल माइनर प्लेट्स। अलग अलग प्लेट्स हैं। प्लेट्स का मतलब ये हुआ कि अर्थ जो आपको ऐसे दिखता है वो एक्चुअली ऐसे नहीं है, वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, समथिंग लाइक दिस। अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, राइट। और ये हर प्लेट आपस में मूव कर रही है, राइट। तो दीज प्लेट्स आर फ्लोटिंग, नीचे लिक्विड में फ्लोट कर रही हैं एंड दे मूव ओवर द एस्थेनोस्फीयर। जो एस्थेनोस्फीयर की थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो उस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेट्स जो है दे आर मूविंग, और इनका जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज कन्वेक्शन करेंट्स इन द मैंटल, उसकी वजह से ये मूव कर रही हैं, ठीक है। किस मैकेनिज्म से? स्लैब पुल एंड रिज पुश मैकेनिज्म से, राइट। तो इस तरीके से ये नीचे मूवमेंट हो रहा है, उसी की वजह से हर एक प्लेट एक दूसरे प्लेट से या तो पास आ रही है या तो दूर जा रही है, ठीक है। अब ये दूर या पास आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो प्लेट्स हैं ये इनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अगर इस तरीके की प्लेट है और कोई दूसरी इस तरीके की प्लेट है, तो ये जो रीजन है ये प्लेट बाउंड्री है, ये प्लेट बाउंड्री है। अब प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है? 3 ऑप्शन है आपके पास, राइट। क्या क्या 3 ऑप्शन है प्लेट बाउंड्रीज पे? पहला ऑप्शन तो ये है सर कि पहला प्लेट अगर राइट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला प्लेट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, राइट। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी एक लेफ्ट और एक राइट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, राइट, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है वो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है। प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। कहां पे जब पाई जाती है? मिड ओशन रिजेस में। और इससे क्या क्रिएट होता है? इट क्रिएट्स न्यू ओशनिक क्रस्ट, वॉल्केनोज एंड रिफ्ट वैलीज, ठीक है। जैसे कि मिड अटलांटिक रिज है या फिर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये सब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के मूवमेंट की वजह से क्रिएट हुआ, राइट। अब दूसरा क्या है? कन्वर्जेंट बाउंड्री है सर, जो कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है। अब ये भी 3 तरीके से हो सकता है। पहला, ओशन और कॉन्टिनेंट, मतलब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो ओशन प्लेट जो होती है ये सबडक्ट हो जाती है और इससे वॉल्केनो और ट्रेंचेस क्रिएट होते हैं, जैसे कि आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है सर ओशन और ओशियन। इसमें वन ओशनिक प्लेट सबडक्ट और दूसरा ऊपर चला जाता है, इससे आइलैंड आर्क्स बनते हैं। और तीसरा, अगर कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं तो देयर इज नो सबडक्शन एंड इट क्रिएट्स फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि यूरेशियन प्लेट और जब गोंडवाना लैंड, यूरेशियन प्लेट और हमारा गोंडवाना लैंड आपस में जब टकराए तो उस केस में किसका फॉर्मेशन हुआ? यहां पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का, हिमालयन माउंटेन रेंजेस का, ठीक है। तो जो यूरेशियन प्लेट थी वो मूव करी नीचे की तरफ, और जो गोंडवाना लैंड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ। जब दोनों आपस में टकराए तो जहां पे टकराए वहां पे क्या हुआ? फोल्ड माउंटेन्स का क्रिएशन हुआ, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसको कि कंजर्वेटिव इन नेचर माना जाता है, यहां पे क्या होता है? प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इससे क्या होता है? अर्थक्वेक्स होते हैं, नए लैंडफॉर्म बनने के चांसेस कम होते हैं, जैसे कि सैन एंड्रियास फॉल्ट है यूएसए में। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं ये कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट प्लेट बाउंड्रीज, एक पैसिफिक प्लेट है जो कि लार्जेस्ट प्लेट है, मोस्टली ओशनिक इन नेचर, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, समटाइम्स इंडियन प्लस ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, एंड अंटार्कटिक प्लेट्स। ये जो 7 प्लेट्स हैं ये तो मेजर प्लेट्स हैं: नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक एंड पैसिफिक प्लेट, राइट। दीज आर द 7 मेजर प्लेट्स, राइट, क्लियर है। अब उसके बाद बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं, राइट, बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं, जैसे कि नाजका प्लेट इज देयर, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, फिलिपिन प्लेट, अरेबियन प्लेट, जुआन डी फुका प्लेट, सोमाली प्लेट जो अफ्रीकन प्लेट से स्प्लिट हुई है, कैरोलिन प्लेट, फिजी प्लेट, राइट। अपार्ट फ्रॉम
दीज आर द माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर प्लेट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट, क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्केनोज, राइट, वॉल्केनोज। अब वॉल्केनो क्या होता है सर? जब जमीन के अंदर, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स जैसा कि अभी हमने देखा, उसमें नीचे डिस्टर्बेंसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब वॉल्केनो कहां पे फटता है या कहां पे आपको देखने को मिलता है? जहां पे देयर इज एन ओपनिंग और वेंट इन अर्थ क्रस्ट, जहां से मोल्टन मैग्मा या गैसेस या ऐश या स्टीम, ये सारी चीज़ें नीचे से ऊपर आती, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे बहुत हॉट मोल्टन गैसेस हैं या मैग्मा है। तो वो उसको जब थोड़ा सा वेंट मिल जाता है और नीचे कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो नीचे के प्रेशर से वो ऊपर की तरफ आता है, एंड देन इसको हम वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। क्यों होता है सर वॉल्केनिक इरप्शन? पहला, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से नीचे अगर डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, नीचे अगर प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके की फोर्सेस क्रिएट होंगे जिससे कि नीचे का मटेरियल ऊपर आना चाहेगा। फिर मोस्टली फाउंड अलॉन्ग द प्लेट बाउंड्रीज, ज्यादातर वहां पे देखने को मिलता है जहां पे दो मेजर प्लेट्स या एक मेजर और एक माइनर या दो माइनर प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में भी और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में भी, दोनों ही जगह पे, ठीक है। फिर कुछ जगह पे हॉटस्पॉट्स होते हैं, जैसे हवाई में है, जहां बाउंड्रीज नहीं है बट हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पे इस तरीके के मटेरियल नीचे पाए जाते हैं और वहां पे थोड़ा सा भी मौका मिला, वेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, जो आपका वॉल्केनिक इरप्शन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन है एक वॉल्केनो का, कुछ इस तरीके से, राइट। अब यहां पे आप देख लो नीचे मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा का चैम्बर है, यही मैग्मा ऊपर की तरफ फ्लो करता है कुछ इस तरीके से, राइट, ये ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, थ्रू पाइप। लावा फ्लो कई बार इंटरनली भी फ्लो कर जाता है और मैक्सिमम केसेस में लावा ये बाहर की तरफ आएगा। ये क्रेटर है, ठीक है, जो वेंट है या ओपनिंग है, वहां से इस तरीके से बाहर की तरफ सारी की सारी वॉल्केनिक ऐश हो गई, वॉल्केनिक बॉम्ब्स हो गए, फिर मोल्टन मटेरियल हो गया, फिर ये मोल्टन मटेरियल साइड में इस तरीके से फ्लो करता है और कई बार ये ठंडा होकर के लैंड मास बना लेता है, कई बार माउंटेनियस शेप बना लेता है, ठीक है, कोनिकल शेप, राइट। तो दिस इज बेसिकली द वॉल्केनो। अब टाइप्स क्या क्या हैं सर? ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन पहले देखते हैं। इरप्शन के बेसिस में पहला वॉल्केनो आपके पास शील्ड वॉल्केनो। ये वो वॉल्केनो है जिनके स्लोप्स जेंटल होते हैं, ठीक है, रनी लावा होता है, जैसे कि हवाई में देखने को मिलता है, ये आपका शील्ड वॉल्केनो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट या फिर स्ट्रैटो वॉल्केनोज, ठीक है। इसमें लावा के लेयर्स होते हैं प्लस ऐश होती है और एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, जैसे कि फ्यूजियामा में है, जापान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका कंपोजिट लावा है, दिस इज अ कंपोजिट लावा। उसके बाद सिंडर कोन वॉल्केनोज हैं, छोटे होते हैं, स्टीप होते हैं और ऐश और सिंडर से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि ये आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है, ये आपका लावा डोम है, राइट। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ वॉल्केनो है ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शंस, ठीक है। अब वॉल्केनो के इरप्शन के बाद कौन कौन से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये देखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, राइट, तो वहां से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, लेट्स लुक एट देम, ठीक है। डिफरेंट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक, राइट। सबसे पहले यहां पे आप देखिए आपको कोन्स देखने को मिलते हैं, ये वॉल्केनिक कोन है, राइट। इस तरीके से जहां जो नीचे से मोल्टन लावा आता है वो जब यहां पे इकट्ठा हो जाता है तो इट फॉर्म्स अ वॉल्केनिक कोन, राइट। इसी तरीके से कई जगह पे आपको लावा डोम्स देखने को मिलेंगे, लावा डोम्स, राइट। ये क्या है? एक तरीके से माउंड है जो कि स्लो एक्सट्रूजन ऑफ, जब बहुत ज्यादा विस्कस लावा, आपका जब विस्कस लावा बाहर निकलता है तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ज्यादा दूर तक ये फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी तरीके से यू विल फाइंड कैल्डरास, राइट। व्हाट आर दे? ये भी डिप्रेशंस है जो कि वॉल्केनिक मैग्मा के चैम्बर के कोलैप्स के बाद बनते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इससे क्रेटर लेक का फॉर्मेशन होता है, एक तरीके का ये डिप्रेशन है, गड्ढा टाइप का हो जाता है, राइट, क्लियर है। फिर उसके बाद यहां पे आपको और बैथोलिथ्स हैं। नाउ व्हाट आर बैथोलिथ्स? लार्ज बॉडीज ऑफ intrusive igneous rocks, intrusive
इग्नियस रॉक्स, ठीक है, राइट। तो ये जो कोर ऑफ माउंटेन रेंजेस होता है, कोर ऑफ माउंटेन रेंजेस, वो आपको बैथोलिथ्स ही बना के देते हैं, ठीक है, राइट। फिर यहां पे आपको डाइक्स दिख रहा है, ये आपका डाइक्स है, राइट। डाइक क्या होते हैं? ये शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि जमीन के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, शीट लाइक इंट्रूजन्स, ठीक है, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स होते हैं उनके बीच में कट करता है, शीट लाइक इंट्रूजन्स, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स, राइट। ये आपका ये हो गया, डाइक्स हो गया, ठीक है, राइट। इसी तरीके से सिल्स होते हैं, सिल्स हैं, ये भी शीट लाइक स्ट्रक्चर है, शीट लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या करते हैं, या इंट्रूजन्स आप इनको बोल सकते हैं, शीट लाइक इंट्रूजन्स, राइट, दैट इंजेक्ट पैरेलल टू रॉक लेयर। ये रॉक लेयर्स के पैरेलल इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जबकि डाइक्स हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है, राइट, क्लियर। तो ये आपको अलग अलग, फिर यहां पे लैकोलिथ्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, नीचे बैथोलिथ होता है, लैकोलिथ्स ऊपर होता है, ये आपको मशरूम शेप्ड होगा, मशरूम शेप्ड, ठीक है, राइट। मशरूम ये रॉक्स के थोड़ा ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर के फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। तो इसको बोलते हैं, नीचे से जो लावा आता है कुछ इस तरीके से आकर के ऊपर डोम मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कि हम लैकोलिथ्स बोलते हैं। जहां पे फ्लो होता है इस तरीके से, दैट इज फ्लो, वॉल्केनिक कोन है, सिल है, राइट, क्लियर। तो ये अलग अलग आपके यहाँ पे लैंडफॉर्म्स है। देन वी हैव प्लूटोन, जो कि नीचे आपको ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज प्लूटोन। तो दीज आर डिफरेंट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद इस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक से ही रिलेटेड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अर्थक्वेक, राइट, अर्थक्वेक। अब जो हमारा अर्थक्वेक है वो भी टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही क्रिएट होता है, राइट। अब अर्थक्वेक के साथ क्या है कि इट इज अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जब अर्थ के क्रस्ट में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है उसकी वजह से जो सडन शेकिंग है, जो अर्थ का हिलना है, अर्थ के कोर का हिलना है, ठीक है, क्रस्ट का हिलना है इनफैक्ट, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। और ये किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? सीज्मिक वेव्स के फॉर्म में। ज्यादातर जो अर्थक्वेक्स हैं और वॉल्केनोस वो आपको सिमिलर रीजन्स में देखने को मिलेंगे, और वो रीजन्स होती हैं क्या? प्लेट बाउंड्रीज, स्पेशली ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्जेंट मार्जिन्स, ठीक है। डाइवर्जेंट मार्जिन्स में अर्थक्वेक्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्जेंट मार्जिन्स। अब अर्थक्वेक जैसे नीचे कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके बाद अर्थक्वेक आता है। जब अर्थक्वेक आता है तो उसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पहला टर्म है फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस या हाइपोसेंटर क्या है? पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक जगह है, ये कोई एक जगह है एक्स, लेट्स से इस जगह को हम मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल जापान में कोई जगह है, राइट। अब ये पूरा इंटीरियर है, ये पूरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं इस तरीके से, ठीक है, ये सड़कें हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे वो पॉइंट, जैसे अर्थ के अंदर कहीं से तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना, लेट्स से इस पॉइंट से सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो रही है और चारों तरफ इस तरीके से फैल के जा रही है, राइट, इस तरीके से। तो वो पॉइंट जो अर्थ के अंदर है और जो सेंटर है जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थक्वेक के केस में, उसको फोकस बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कहां है? अर्थ के क्रस्ट के अंदर। दूसरा है एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या है? पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस। अब समझते हैं कि यहां पे अगर फोकस है, नीचे यहां पे अगर फोकस है, राइट, तो इसके जस्ट अबव यानी कि वर्टिकली इस तरीके से आप एक पॉइंट ले लो, इसके जस्ट ऊपर वर्टिकली ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, इसको हम क्या बोलते हैं? एपीसेंटर। दिस इज एपीसेंटर,
राइट। तो नीचे फोकस है, ऊपर एपिसेंटर है। क्लियर, ये आपका एपिसेंटर हो गया। नेक्स्ट सीज्मोग्राफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वेव्स, उसको सीज्मोग्राफ बोलते हैं। रिक्टर स्केल क्या है? वो स्केल जिसमें इनकी रिकॉर्डिंग होती है, मैग्नीट्यूड का मतलब मेजरमेंट होता है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई। इसी तरीके से मेर्केली स्केल होता है, ये भी इंटेंसिटी को मेजर करता है। बट रिक्टर स्केल में हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या एनर्जी के टर्म में हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि मेर्केली स्केल में हम डैमेज कितना हुआ है उसके बिहाफ में निकालते हैं, राइट। तो ये आपके की टर्म्स हैं एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न्ड। क्लियर, ठीक है। चलिए अब सीज्मिक वेव्स की बात करें, दो टाइप की होती हैं। पहले तो बॉडी वेव। अब जो बॉडी वेव में है, एक सरफेस होती है, एक बॉडी वेव। बॉडी वेव जो है ये ट्रैवल करती है थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है, उनको बॉडी वेव्स बोलते हैं। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स, इससे सवाल जरूर आता है, ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी से। जो प्राइमरी वेव्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फास्टेस्ट सीज्मिक वेव्स हैं, सबसे पहले प्राइमरी वेव्स आती हैं, इसीलिए इनका नाम प्राइमरी है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल करती हैं। मूवमेंट की बात करें, पुश एंड पुल मूवमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल, एंड माइनर शेकिंग कॉज करती हैं। जब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं, एस वेव्स, तो ये थोड़ी सी स्लो होती हैं एज कंपेयर टू पी वेव्स, इसीलिए थोड़ा लेट अराइव करती हैं, सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, लिक्विड आउटर कोर का जो है वहां पास नहीं करती हैं। मूवमेंट अप डाउन और साइड वाइज भी होता है, एंड दे कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन एज कंपेयर टू पी वेव्स, राइट। तो दीज आर सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर दूसरी टाइप की जो वेव है, पहला तो बॉडी वेव्स है, दूसरी क्या है? सरफेस वेव्स। जो हमारा अर्थक्वेक है उसमें दूसरी वेव्स है सरफेस वेव्स, ठीक है। ये कहां ट्रैवल करती हैं सर? अलोंग द अर्थ सरफेस, एंड ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। इनमें दो टाइप होते हैं, एक है लव वेव्स, दे मूव द ग्राउंड साइड टू साइड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और सिवियर डैमेज टू बिल्डिंग्स क्रिएट करती हैं। दूसरा यहां पे हमारे पास है रेले वेव्स। जो रेले वेव्स हैं दे मूव इन अ रोलिंग वेव लाइक मोशन, ठीक है। ये भी काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, हालांकि ये स्लो होती है, काफी स्लो होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन यहां पे आपको रेले वेव्स के माध्यम से देखने को मिलता है। दे ट्रैवल लाइक दिस इन अ हॉरिजॉन्टल वे, लाइक सॉरी जिगजैग या वेवी मोशन, ठीक है। और ये साइड टू साइड हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती हैं। फिर शैडो जोन किसको बोलते हैं सर? व्हाट इज द अर्थक्वेक का शैडो जोन? तो ये वो एरिया है जहां पे पी वेव या एस वेव आर नॉट रिकॉर्डेड, जहां पी या एस वेव रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। अगर सॉलिड इनर कोर इस तरीके से, यहां पे एपी सेंटर है सपोज करते हैं, राइट, और यहां से अगर हम अर्थक्वेक को लेट्स से वेव्स को मेजर करना शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसा जोन आएगा, ये एक फिक्स्ड एंगल पे, मतलब ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंगल पे होता है। ये जोन जो होता है, यहाँ पे आपको कोई भी अर्थक्वेक की वेव्स रिकॉर्ड नहीं होंगी। ये कहाँ से कहाँ होता है? लगभग 105 से 142 डिग्री के बीच में। तो इस एंगल में 105 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री के एंगल में, यानी इस एंगल में आपको कोई भी ना तो पी वेव दिखेगी ना ही एस वेव दिखेगी, ठीक है, राइट। यहां पे जैसे अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो हम पी वेव की बात करें तो देयर इज नो डायरेक्ट पी वेव, तो इसको पी वेव का शैडो जोन भी बोलते हैं। एस वेव का शैडो जोन क्या है? 105 से 142, और पी वेव का है 103 से 142, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो ये वो जोन होता है जहां पे पी वेव और एस वेव आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, राइट। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द लिक्विड आउटर कोर। तो पी वेव और एस वेव्स जिस जगह पे रिकॉर्ड नहीं होती हैं एक अर्थक्वेक के केस में, उसको हम बोलते हैं शैडो जोन, राइट, क्लियर। तो ये आपका हो गया शैडो जोन अर्थक्वेक का। अब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? अभी तो अर्थ के अंदर की हम बात कर रहे थे, अब बाहर की बात करते हैं, अर्थ के बाहर किस तरीके की चीजें पाई जाती हैं, राइट। तो एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं, ये क्या है? ये एक थिन एनवलप है गैसेस का, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है, जिससे कि अर्थ इज सराउंडेड, मतलब अर्थ के ऊपर बेसिकली। अभी तो हम इंटीरियर की बात कर रहे थे, है ना। तो ये आपका, इसको बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक चीज और यहां पे शैडो जोन की जब हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट अर्थक्वेक की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक और चीज आपको समझना है।
कि इंडिया में 4 जोन्स हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, ये 4 जोन्स हैं अर्थक्वेक के, राइट। देयर आर 4 जोन्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, जोन जो 2 होता है वहां पे आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी जो होती है 6 या उससे कम होती है। अगर हम जोन 3 की बात करें तो इंटेंसिटी 8 या उससे कम होती है। ठीक है, यहां पे भी लगभग 8 के आसपास ही होती है या उससे कम होती है। और जोन 5 की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि 9 एंड अबव होती है इंटेंसिटी रिक्टर स्केल में। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो मेजर पोर्शन आपको जोन 2 और 3 में मिलेगा। लगभग इंडिया का 41% एरिया जोन 2 में है, लगभग 30% जोन 3 में है, यानी लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क जोन में है। 18% एरिया जो है वो हाई रिस्क में है और वेरी हाई रिस्क में लगभग 11% एरिया है। ठीक है, ये इस तरीके से इंडिया का जो जोन का जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। अब वो रीजन्स कौन से हैं जहां पे आपको जोन 2 से लेकर के जोन 5 तक रिस्क देखने को मिलेगा। तो जैसे जोन 2 है, जोन 2 के अंदर कौन से एरियाज हैं, इसमें आपको कुछ पार्ट्स आपको कर्नाटका का मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, राइट, उड़ीसा है जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, एमपी है, मेजर रीजन अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही हैं, और राजस्थान है। ये लो रिस्क जोन्स है, थोड़ा बहुत आने के कभी चांसेस है लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, भी तो बहुत माइनर, राइट। अब फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जोन 3 की, राइट। जब हम जोन 3 की बात करते हैं तो जोन 3 बहुत स्कैटर्ड है, आप कह सकते हो कि सेंट्रल इंडिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में भी है जोन 3 के रीजन्स, ठीक है, साउथ इंडिया में भी है जोन 3 के रीजन्स, इसके अलावा कुछ पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी है जोन 3 के रीजन्स। ठीक है, जब हम जोन 4 की बात करते हैं, तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, देन उत्तराखंड हो गया, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राइट। ये सारे जो महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, इनफैक्ट कोयना वाला जो क्षेत्र है, तो इन सभी रीजन्स में आपको थोड़ा मतलब हाई रिस्क जोन वाला ये एरिया आता है। और जब हम बात करते हैं जोन 5 जो कि वेरी हाई रिस्क है, राइट, जो कि वेरी हाई रिस्क है, इसमें आपको गुजरात के कच्छ और भुज डिस्ट्रिक्ट जहां पे 2001 में आया भी था, देन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट उत्तराखंड, अपार्ट फ्रॉम दैट अंडमान, ठीक है, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। इन सभी जगहों पे आपको हाई रिस्क जोन देखने को मिल सकता है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। अब ये है क्या सर? इट्स अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री बिटवीन आउटर स्पेस एंड द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हमारे सारे फिनोमिना होते हैं बायोलॉजिकल, पशु पक्षी, एयर, वाटर, सब कुछ इसी एरिया में है, ठीक है। तो इट सपोर्ट्स लाइफ, रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। ये मेजर काम है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा अबंडेंट, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन, ये सारी ट्रेस गैसेस हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर वेपर आपको देखने को मिलेगा, डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, पॉलेंस देखने को मिलेंगे एंड सॉल्ट देखने को मिलेगा। ये सारा भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को फॉर्म करता है मिल करके, ठीक है, राइट। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन आपको देखने को मिलेगा, राइट, क्लियर है। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर सबसे लोवेस्ट लेयर है, सबसे नीचे, लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। जितने भी वेदर फिनोमिना है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन, रेनफॉल का होना, स्टॉर्म्स का आना, ये सब कुछ आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा।
टेम्परेचर यहां पे हाइट के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर आप ऊपर बढ़ जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा नॉर्मल से। अपर बाउंड्री इसकी क्या है? ट्रोपोपॉज। जहां पे ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, राइट, दिस इज ट्रोपोपॉज। अच्छा, ट्रोपोस्फीयर जो है ये थिकेस्ट होती है इक्वेटर पे, दिस इज थिकेस्ट एट द इक्वेटर, राइट, क्लियर। लगभग 70 to 80% जो मास है वो कहां होता है पूरे एटमॉस्फेयर का? इन ट्रोपोस्फीयर, इट इज इन ट्रोपोस्फीयर, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका हो गया ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट द रेट इक्वेटर ही पाया जाता है। सबसे कम जो टेम्परेचर होगा ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है, वो कहां पे पाया जाएगा? इक्वेटर के ऊपर, क्लियर। चलिए, अब अगला है स्ट्रेटोस्फीयर। सर, स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर लाई करता है, लगभग 50 किलोमीटर तक। ओजोन लेयर यहीं पे है जो कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। फ्लाइंग, जो जेट्स की फ्लाइंग होती है वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे वेदर थोड़ा सा स्टेबल होता है। और अपर बाउंड्री इस स्ट्रेटोस्फीयर की कहां पे होती है? स्ट्रेटोपॉज में होती है, दिस इज स्ट्रेटोपॉज। ये ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर है, ठीक है। यहीं पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन आपको देखने को मिलेगी, O3, ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं सर, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फीयर, ठीक है। कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं, नो क्लाउड्स, राइट, ठीक है। हां, कुछ जगह पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आपको देखने को मिलते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है, नियर द पोल्स। वो भी कौन से सीजन में? इन विंटर्स, इन विंटर्स। तो यहां पे आपको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज मेनली हम नॉर्मल वेदर फिनोमिना से ऊपर निकल चुके होते हैं, ठीक है, स्टेबल वेदर होता है, क्लियर। यहां पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर सर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, हाइट के साथ यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, राइट, क्लियर। यहां पे टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज करता है, जैसा कि ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज कर रहा था, यहां पे क्या करेगा? यहां पे इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो ग्रेटर पोर्शन ऑफ जो सोलर इंसोलेशन है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है, राइट, ठीक है। तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स सोलर रेडिएशन, इस वजह से क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। बिग प्लेन्स जितने भी होते हैं वो यहीं पे फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग जेट्स के लिए बहुत सुटेबल है। नेक्स्ट आपके पास है मीजोस्फीयर। सर, मीजोस्फीयर में क्या होता है? मीजोस्फीयर में क्या होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर। कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। मीटियोर्स जो है वो यहीं पे बर्न करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसकी अपर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? मीजोपॉज, ठीक है, राइट। यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर जो आपका है सर वो क्या होगा? जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा विथ हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसको हम इसीलिए कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, राइट, क्लियर है। फिर बात करते हैं हम लोग थर्मोस्फीयर की। सर, अब ये रहा आपका थर्मोस्फीयर। कहां से कहां? 80 से 400 किलोमीटर। इसको आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं क्योंकि आयंस यहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन यहीं से होता है, इसी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन को हम आसानी से कर पाते हैं। जो ऑरोरास का फिनोमिना है, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट जिनको हम बोलते हैं, वो यहीं पे देखने को मिलते हैं आपको। कहां पे? थर्मोस्फीयर में, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स यहां पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है, राइट। अच्छा, ये आयनाइजेशन क्यों होता है?
इट हैपन्स ड्यू टू यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेडिएशंस, ठीक है, राइट, क्लियर है। अच्छा, इसमें थर्मोस्फीयर में अलग अलग लेयर्स भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि एक होती है डी लेयर, एक होती है ई लेयर, इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, F1 लेयर, F2 लेयर, राइट, इसके अलावा G लेयर, ये अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसमें से डी और ई लेयर्स जो हैं, जो डी और ई पहली दोनों लेयर्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ विजिबल होती हैं ओनली या एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, एग्जिस्ट ओनली इन द डे टाइम। जैसे ही डे खत्म तो ये भी वैनिश हो जाती है और बाकी फुल टाइम रहती हैं, ठीक है। टेम्परेचर यहां पे रैपिडली इंक्रीज करता है, राइट, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत तेजी के साथ जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, और अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस भी ये पहुंच जाता है, ठीक है। एयर इज थिन, बहुत ज्यादा थिकनेस यहां पे नहीं होती है, राइट। जो ऑरोराज है, अच्छा, इसमें जो ऑरोराज हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, तो ये यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, राइट। चलो, एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर भी है कि जो अननेसेसरी जो आइटम्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, राइट। चलो, अब बात करते हैं एग्जोस्फीयर की। नेक्स्ट इज एग्जोस्फीयर। ये क्या है, अपर मोस्ट या आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाती है, उसके बाद स्पेस आ जाता है, वेरी थिन हाइड्रोजन है एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये लगभग 400 से 1000 या 1000 क्या, फिर उसके बाद तो फिर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आप बोल सकते हो, ना कि 1000 किलोमीटर, 400 से लेकर के फिर ये एक्सटेंड करती है इन्फिनिटी तक, ठीक है। दिस इज एग्जोस्फीयर, इन्फिनिटी मतलब कि बहुत दूर तक, ठीक। टेम्परेचर जो है बढ़ता ही चला जाता है, इंक्रीजेस विथ हाइट, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी अप्रॉक्सीमेटली ये 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है कई बार, ठीक है। और हीलियम और हाइड्रोजन का मतलब फेवरेट होम है, यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में ये पाई जाती है, ठीक, राइट। तो ये है आपका क्या, एग्जोस्फीयर, राइट, क्लियर है, ठीक है। ये अलग अलग लेयर्स हैं जो कि अभी हमने देखी, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर, राइट। तो दीज आर द 5 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर जो कि शुरू होती है हमारे अर्थ के सरफेस से, ठीक है, और एक्सटेंड करती है टिल इन्फिनिटी, राइट। सो दिस वॉज इट एज फार एज टूडेज लेक्चर इज कंसर्न्ड, राइट, क्लियर। आज यहां तक हमने एक तो इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ को हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने वॉल्केनोज, हमने अर्थक्वेक्स और एटमॉस्फेयर, ये 4 टॉपिक हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। छोटा सा लेक्चर था, इसको अच्छे से अगर आपने देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा हाउ वाज इट। एंड अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, वी विल बी कवरिंग द होल वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट, क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।